नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होम्स द नवल ट्रीटी। ये कहानी शेरलॉक होम्स के सबसे रोमांचक और रहस्यमय केसों में से एक है, जहां ब्रिटिश सरकार का एक खुफिया नेवल ट्रीटी दस्तावेज अचानक चोरी हो जाता है। ये चोरी न सिर्फ एक व्यक्ति की नौकरी बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाती है। जब सारे प्रयास नाकाम हो जाते हैं, तब शेरलॉक होम्स को बुलाया जाता है। क्या वह अपनी तेज बुद्धि से इस रहस्य को सुलझा पाएगा? आइए जाने इस थ्रिलर कहानी में क्या छुपा है। पर्सी फेल्प्स इस नाम के साथ ही अचानक मुझे वाटसन अपने स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो आईं। वो मुझसे हालांकि 2 क्लासें आगे था, फिर भी वो अपने जूनियर्स को बहुत चाहता था, समय समय पर उनकी मदद करता था। वो सचमुच ब्रिलियंट था। पढ़ाई के साथ वो स्कूल की दूसरी एक्टिविटीज में भी बहुत सक्रिय रहता था। स्पोर्ट्स में उसने कई इनाम जीते थे। उसे हमेशा जीतने की आदत थी। इसके लिए वो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन घमंड उसे छूकर भी नहीं गया था। उसके व्यक्तित्व की सादगी, उसकी मीठी भाषा किसी का भी मन मोह लेती थी। उसकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए उसे आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज भेजा गया था। उसके मामा, क्या नाम था? हाँ, लॉर्ड होल्डहर्स्ट। वे राजनीति में सक्रिय थे। आज तो मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन उस वक्त उनकी एक अलग हस्ती थी। शहर में उनका नाम था इज्थ। वो पर्सी को बहुत चाहते थे, साथ ही हमें भी, क्योंकि हम उसके दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो विदेश मंत्रालय में नौकरी करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे वो मेरी यादों से हटने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल छोड़ने के बाद। स्कूल से जुड़ी यादें भी धीरे धीरे मेमोरी से गायब होने लगती हैं, धुंधली पड़ने लगती हैं। आगे सबका अपना अपना भविष्य होता है, भविष्य की उजली योजनाएं होती है। वो उसी में व्यस्त हो जाते हैं। कभी किसी की याद आ भी जाती है तो होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल जाती है। पर आज मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? आज मुझे अचानक अपने उस अजीज दोस्त की याद कैसे और क्यों आ गई? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, हुआ तो था। आज मुझे उसका लेटर मिला है। लेटर पर उसका नाम देखकर एकदम से यकीन नहीं हुआ, पर वह उसी का लेटर था। मैं उसका नाम देखकर रोमांचित हो उठा था। मैं उसका पत्र पढ़ने के लिए बेचैन हो उठा। कोई उस पल की खुशी का अनुमान नहीं लगा सकता था, सिवाय मेरे। मैंने पत्र खोला, पढ़ने लगा। ब्रायर ब्रे, माय डियर। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सीधे मुझसे ही मुखातिब हो रहा हो। मैं जानता हूं तुम भूले नहीं होंगे अपने टैडपोल फेल्प्स को। वो शब्द टैडपोल जैसे मेरे दिमाग में एक मीठी सी सनसनी मचा गया। मैं अनायास ही मुस्कुरा उठा। हाँ, मुझे याद आ गया। हम उसे टैडपोल कहते थे। जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, वो पानी की तरह तैरता हुआ हर क्षेत्र से निकल जाता था। हर क्षेत्र का विजेता था वो। क्यों? याद आ गया ना? मुझे पता है, मैं हमेशा तुमसे 2 क्लास आगे रहा। उम्मीद करता हूं तुम मुझे भूले नहीं होंगे। बिल्कुल भी नहीं। वाटसन हौले से बुदबुदाया, मुस्कुराया, फिर आगे पढ़ने लगा। तुम सोच रहे होगे कि आज अचानक मुझे तुम्हारी याद क्यों आ गई? सचमुच आज याद का आना मजबूरी हो सकती है। हम सब अपने अपने कामों में बिजी थे। यही जिंदगी है, ऐसा ही होता है। फॉरेन ऑफिस में मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ जॉब से ज्यादा जिम्मेदारी का काम है, विश्वास का काम, ईमानदारी का काम। लेकिन आज मैं इन सब चीजों के नाम से ही घबराया हुआ हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में ये चीजें कम हो गई हैं। इसका मतलब है कि आज कुछ ऐसा हो गया है कि मेरा भरोसा टूट रहा है। मेरी ईमानदारी को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। खुद मेरी ही निगाहों में ये सभी चीजें अपना भरोसा खोने लगी है। आज मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन, सब कुछ दांव पर लगे हैं।
मैं सारी चीजें तुम्हें विस्तार से इस लेटर में नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि इस समय मेरी हालत सचमुच बहुत खराब है। मैं बहुत बीमार हूं, उठ फिर चल नहीं सकता। मैं ब्रेन फीवर से होकर गुजरा हूं। मैं बहुत कमजोर हूं, इमोशनली भी और शरीर से भी। मैं जानता हूं तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहते हो जिसकी मदद की इस समय मुझे बहुत सख्त जरूरत है। उसका नाम है शेरलॉक होम्स, मास्टर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। यहां जो कुछ हुआ है उसमें यहां की सभी अथॉरिटी अपने हाथ खड़े कर चुकी है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरे लिए एक एक मिनट काटना भारी है। मेरे दिल की धड़कनें अनायास ही बढ़ जाती है। लगता है जैसे अभी सांस निकल जाएगी। मैं इतना कमजोर हो चुका हूं कि ये लेटर भी लिखने की मुझ में हिम्मत शेष नहीं बची है। इसे मैं डिक्टेट करके लिखवा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने फ्रेंड शेरलॉक होम्स को साथ लेकर यहां आ जाओ। अब मेरी सारी उम्मीदें केवल शेरलॉक और तुम पर टिकी है। मैं चाहता हूं मेरी मौत से पहले तुम मुझ तक पहुंचो। तुम्हारा स्कूल का दोस्त पर्सी फेल्प्स, वो सब पढ़ते हुए मेरी आंखें डबडबा आई थी। मैंने खुद पर तुरंत कंट्रोल न किया होता तो शायद आंखें छलक जाती। मैंने कई बार उस पत्र को पढ़ा। मैं नहीं जानता था कि मेरा दोस्त किस मुश्किल में है, लेकिन इतना मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि मैं शेरलॉक से बात करूं और उसकी समस्या का कोई हल निकालूं। मैं जानता था कि शेरलॉक मना नहीं करेगा। मैं तैयार हुआ और बेकर स्ट्रीट जाने के लिए निकल पड़ा, अपने उस दोस्त के पास जो मेरी रूह था, रूह में रहता था, सांसों में बसता था। मैं सचमुच उसके बिना अधूरा सा था। हालांकि हमारे काम डिफरेंट थे, सोचें अलग थी, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ थे। वो मुझे अपने हर केस में अपने साथ रखता था। मैं पेशे से डॉक्टर था, लेकिन जब भी वो मुझे किसी केस के लिए बुलाता था तो मैं तुरंत जाता था। जानता था कि मेरे बिना वो आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सचमुच उसका असिस्टेंट था और ये मेरा सौभाग्य था, वरना मैं अपने जीवन के थ्रिल से महरूम रह जाता। वो ग्रेट था, वो मास्टर था, वो मास्टर डिटेक्टिव था। सचमुच वो यारों का यार था। मैं वाकई दोस्तों के मामले में लकी था। हमेशा मुझे लगता था, आज भी जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो किसी काम में व्यस्त था। वो किसी जांच में लगा था। उसके सामने कुछ केमिकल इत्यादि बिखरे हुए थे। बर्नर की नीली आंच में कोई केमिकल एक परखनी में गर्म किया जा रहा था। उसे व्यस्त देखकर मैं खुद ही सीट पर बैठ गया। उसके हाथ में एक लिटमस पेपर था, दूसरे हाथ में एक ग्लास पिपेट थी, जिसे उसने परखनली में डुबोकर उसमें भरे सॉल्यूशन को खींच लिया। वो एक क्षण को रुका। मैं नहीं जानता था कि उसकी जांच किस संबंध में है, क्या है। मैं उत्सुकता के साथ उसकी तरफ देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, फिर कहा, वॉटसन, देखो किस तरह केमिकल की एक बूंद दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। यदि इस केमिकल को लिटमस पेपर पर डालते ही पेपर का कलर नीला हो गया तो मैं जिसके लिए जांच कर रहा हूं वो आदमी बेकसूर है। लेकिन अगर कहीं ये लाल हो गया तो इसका मतलब होगा कि ये आदमी गुनहगार है। कलर लाल हो गया था। शेरलॉक होम्स के होठों पर मुस्कान तैर गई थी। मैं उसके निष्कर्ष पर हैरान नहीं हुआ था। वो ऐसा ही था। उसके काम करने के तरीके एकदम अलग थे। वो उठकर मेरे पास आया। एक खून का मामला था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने अपने हाथ में थमा लेटर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने उसे ध्यान से पढ़ा, फिर बोला, इसे पढ़ने के बाद मुझे शायद ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लेटर बहुत कुछ खुद ही बयान कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं समझता हूं कि इस पत्र को किसी औरत ने लिखा है। उसने इसका जिक्र तो किया है, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि उसने पत्र किससे लिखवाया है। तुमने ये कैसे जाना? क्या पता वह एक आदमी हो? नहीं, इसे औरत नहीं लिखा है। उसने लिखा है कि वो बहुत बीमार है, यहां तक कि चल फिर उठ बैठ भी नहीं सकता।
तो ऐसे में जरूर कोई लड़की या औरत ही होगी उसकी देखभाल के लिए। उसके पास कोई पुरुष किसी पुरुष की ऐसी केयर कभी नहीं कर सकता। वो एक नर्स हो सकती है या कोई उसकी बहुत क्लोज रिश्तेदार, कोई दोस्त या जान पहचान वाली। वो अच्छी है या बुरी ये अभी मैं नहीं बता सकता। तो इस बारे में तुम क्या कहते हो? मेरे ख्याल में हमें वहां जाने में देर नहीं करनी चाहिए। वाटरलू से ट्रेन पकड़कर हम अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचे और फिर वहां से पैदल ही ब्रायरब्रे पहुंचे, जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। हमने अपना कार्ड अंदर भेजा तो एक 30 से 35 की उम्र का व्यक्ति बाहर आया। उसे देखकर दोनों को किसी अच्छी ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ। उसके गालों में गड्ढे थे, आंखों में भी नीरसता थी, जैसे वह किसी से मिलना जुलना पसंद ना करता हो। हमने अपना परिचय उसे दिया। उसने हाथ बढ़ाकर हमारा स्वागत किया। मैं खुश हूं कि आप यहां आए। उसने शुष्क अंदाज में दोनों से हाथ मिलाया था। हमें इस फैमिली की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते। ये सुनकर उसने हैरान होकर हमारी तरफ देखा। उसे उनसे इतनी इंटेलिजेंस की उम्मीद नहीं थी। भला शेरलॉक ने ये कैसे जाना? हैरान मैं भी था। वो अचानक हंस पड़ा। ये जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। आपने मेरे गले में पहना हुआ लॉकेट देख लिया होगा, जिसमें मेरे नाम की जेज पॉइंट की स्पेलिंग लिखी है। जेज डॉट मतलब जोसेफ हैरिसन इज माई नेम। आप यहां पर्सी से मिलने आए हैं, पर्सी फेल्प्स। यकीनन कोई भी ये जान जाएगा कि मैं इस फैमिली का नहीं हूं। मेरी बहन एनी से पर्सी की शादी हुई है। इससे मैं पर्सी का ब्रदर इन लॉ हुआ। पिछले 2 महीने से एनी ही उसकी नर्स भी बनी हुई है और 2 टांगों पर खड़ी होकर उसकी देखरेख कर रही है। हमारे लिए ये जरूरी है कि पर्सी जल्दी से अच्छा हो जाए। लेकिन आपकी तेज चालाक नजर की दाद दूंगा। हमें बड़े सम्मान के साथ भीतर ले जाया गया। वो एक फूलों से सजा हुआ कमरा था। चारों तरफ गुलाब के फूल रखे गए थे। सामने बेड पर एक युवक लेटा हुआ था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसकी उम्र कोई 35 के आसपास थी, लेकिन बीमारी और चिंता के चलते वो 40 से कम का नहीं लग रहा था। उसके गाल गड्ढों में ढह गए थे, चेहरे से जैसे तेज छिन गया था। उसके साथ एक यंग और खूबसूरत औरत बैठी थी। शायद वही एनी थी। उन्हें देखकर वो उठ खड़ी हुई। उसने उठते हुए कहा, पर्सी, मैं अभी आती हूं। वो जाने लगी, लेकिन पर्सी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये इशारा था कि वो वहीं रुके। हालांकि जोसेफ वहां से चला गया था। हमें देखते ही पर्सी की बुझी हुई आंखों में एक तेज चमक सी आ गई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो हाफ उठा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उसे वापस लेटा दिया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज लेटे रहो। उसने एनी का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा था। शायद वो हाथ उसे इमोशनल सपोर्ट दे रहा था। मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगे। ओह, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें यहां देखकर मैं कितना खुश हूं। उसके चेहरे पर दर्द ही दर्द था। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर पर्सी, शर्लॉक ने आगे बढ़कर कहा। हम दोनों उसके पास पड़े हुए सोफे पर बैठ गए। पास की खुली खिड़की से ताजी हवा भीतर आ रही थी। मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, मिस्टर होम्स, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। मैं आपको बताता हूं कि मेरी खुशनुमा जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिससे मेरी जिंदगी दुर्भाग्य के अंधेरों में गिरती चली गई। मैं शरीर से बीमार नहीं हूं, लेकिन मन की बीमारी से मेरा तब तक छुटकारा नहीं हो सकता जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, मिस्टर पर्सी। आप वॉटसन के मित्र होने के कारण मेरे भी मित्र हैं, शर्लॉक बोला। वॉटसन, जैसा कि मैंने अपने पत्र में भी बताया कि मैं विदेश मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण जॉब पर हूं। ये जॉब मुझे मेरे अंकल लॉर्ड होल्ड
हर्ष के कारण ही मिली थी। हालांकि वे कहते हैं कि मुझ में वो काबिलियत है कि मैं इस जॉब के लिए डिजर्व करता हूं। ये करीब 10 हफ्ते पहले की बात है। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने मुझे मेरे बेहतर काम के लिए बधाई दी। मैंने उनका भरोसा हासिल किया था। ये मेरे लिए भी गर्व की बात थी। उन्होंने अपनी वॉल्ट में से एक रोल ऑफ पेपर लाकर मुझे दिया। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ वे पेपर मुझे देते हुए कहा, देखो पर्सी, ये इंग्लैंड और इटली के बीच हुए एक गुप्त सुरक्षा समझौते के बहुत ही खुफिया पेपर्स हैं। इसे तुम नेवल ट्रीटी, द नवल ट्रीटी का नाम दे सकते हो। इन पेपर्स की अहमियत का अनुमान इसी बात से लगा लो कि अगर ये किसी के हाथ लग जाए तो वो इसे बेचकर इससे लाखों की कमाई कर सकता है। फ्रेंच और रशियन एम्बेसी में तो इसकी कीमत का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। यहां तक कि प्रेस मीडिया भी इन पेपर्स को पाने के लिए इसकी ऊंची कीमत दे सकते हैं। इन पेपर्स को तुम्हें कॉपी करना है, एक एक शब्द जैसे का तैसे तुम्हें लिखना है। कहने का मतलब है कि तुम्हें इसकी एक कॉपी और बनानी है। तुम अभी अपने ऑफिस में जाकर इसे अपने लॉकर में लॉक कर दो। जब ऑफिस के सभी वर्कर छुट्टी करके चले जाएंगे तब तुम्हें यह काम शुरू करना है। आज रात तुम्हें देर तक काम करना होगा। जैसे ही ये काम पूरा हो जाए तुम इन सभी पेपर्स को बहुत ही संभाल कर सेफ में रख दोगे और फिर कल सुबह लाकर मेरे हवाले करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ये कहते हुए मैंने उनसे वे पेपर्स ले लिए। 1 मिनट, बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूं। होम्स ने पर्सी की तरफ देखते हुए पूछा, जब ये वार्तालाप हो रही थी तब क्या तुम अपने अंकल के साथ वहां अकेले थे? निश्चित रूप से अकेला था। ऑफिस की दीवारों के भी कान हो सकते हैं, उसकी गुंजाइश नहीं है। ऑफिस एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। वैसे भी हम ऑफिस हॉल के बीचों बीच थे और बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। इतना धीरे कि अंकल की आवाज मेरे ही कानों तक बहुत मुश्किल से पहुंच पा रही थी। ओके, अब आगे बताओ। मैं वापस अपने ऑफिस पहुंचा। तब तक लगभग सभी क्लर्क्स अपना काम खत्म करके वहां से जा चुके थे, लेकिन एक चार्ल्स जल्दी खत्म कर लेना चाहता था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जोसेफ, जिसे यहां सब मिस्टर हैरिसन के नाम से जानते हैं और आप भी थोड़ी देर पहले उनसे मिल चुके हैं, वो भी शहर में था और ठीक 11 बजे की ट्रेन से मेरे साथ जाने वाला था। मैं चाहता था कि उसे मेरा इंतजार न करना पड़े या कहीं देरी के कारण मेरी ट्रेन ही न छूट जाए। मैंने नेवल ट्रीटी के सभी कागजों को बाहर निकाला और उन्हें डेस्क पर फैला दिया। मैं उन्हें टाइप करने लगा। फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ वो एक बहुत लंबा डॉक्यूमेंट था। मेरे हाथ जल्दी जल्दी उसे टाइप करने में लग गए। वो 9 बजे का टाइम था। मैं उस समय तक केवल 9 ही आर्टिकल टाइप कर पाया था, जबकि वे कुल 26 आर्टिकल थे। मुझे लगा कि मैं ट्रेन के टाइम तक उन कागजों को टाइप नहीं कर पाऊंगा। मैं सुबह से काम कर रहा था। मेरी आंखें नींद से भारी होने लगी थी। मुझे लगा कि एक कप कॉफी मेरे सोए हुए दिमाग को स्फूर्ति देने के लिए जरूरी है। ऑफिस बॉय हर समय नीचे रहता था। वो उनके लिए कॉफी बनाता था, जो कभी कभी देर तक काम करते थे। मैंने पास ही लगी कॉल बेल की रस्सी खींची। वो रस्सी सीधे ऑफिस बॉय के रूम में लगी घंटी से कनेक्ट थी। ऑफिस बॉय था। वैसे उसकी उम्र 50 के आसपास थी। घंटी बजते ही ऑफिस बॉय को वहां आना चाहिए था, लेकिन वहां एक औरत को देखकर मैं चौंक पड़ा। उसने एप्रन बांध रखा था। उसने बताया कि वो ऑफिस बॉय की पत्नी है। इस पर मैंने उसे कॉफी लाने को कहा। वो चली गई। मैंने 2 और आर्टिकल टाइप कर लिए, लेकिन जब काफी देर तक कॉफी नहीं आई और मैं और ज्यादा थकान महसूस करने लगा तो फिर मुझसे नहीं रहा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कॉफी लाने में इतनी देर क्यों हो रही थी। मैं बाहर कॉरिडोर में निकला। कॉरिडोर में लगभग अंधेरा था। मध्यम पीली हल्की रोशनी थी। मैं सीढ़ी उतरकर नीचे जाने लगा।
यहां से नीचे तक जाने के लिए जो सीढ़ी बनी थी वो एकदम सीधी थी, यानी मैं वहां से अपने रूम तक जाने वाले को देख सकता था। ऑफिस में आने जाने का केवल वही एक रास्ता था। इस सीढ़ी के आधे रास्ते से एक और सीढ़ी सीधे हाथ की तरफ, यानी दूसरी तरफ नीचे चली जाती थी। इस सीढ़ी का इस्तेमाल ज्यादातर वे क्लर्क्स इत्यादि किया करते थे जो चार्ल्स स्ट्रीट की तरफ से ऑफिस आते जाते थे। जिस तरफ से मैं उतर रहा था उधर की सीढ़ी के आखिर में हल्का सा एक घुमावदार टर्न था और वहीं पर ऑफिस बॉय की लॉज थी। मैं सभी सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि ऑफिस बॉय घोड़े बेचकर सोया पड़ा है। कॉफी की केतली स्टोव पर रखी है। स्टोव नीली लपटों के साथ जल रहा है। केतली में रखी कॉफी उबल रही है और उबल उबल कर उसमें से कॉफी नीचे भी गिर रही है। मैंने उसे झिंझोर कर जगाया। वो घबराकर उठ बैठा। मुझे सामने देखकर वो और भी घबरा गया। मैंने खुद को शांत रखते हुए पूछा, मैंने तुम्हारी पत्नी को कॉफी लाने भेजा था, कहाँ है वो? और तुम यहां सो रहे हो? हाँ, उसने कहा। उसने मुझे बताया था। मैंने कॉफी आग पर चढ़ा दी थी और तभी मेरी आंख लग गई। मैं ठीक इसी वक्त उसके सिर के पास लगी हुई कॉल बेल तेज आवाज करते हुए बजी। वो बेल जो केवल तुम्हारे रूम से ही बजाई जा सकती थी। शर्लॉक ने उत्सुकता से कहा। हाँ, आपकी तरह मैं भी उस वक्त बुरी तरह से चौंका था और मेरा ऑफिस बॉय भी। उसने हैरान होते हुए कहा, सर आप तो यहां हैं, फिर ये बेल कौन बजा रहा है? कोई वहां है, कोई उन जरूरी कागजातों के पास था। ये जानकर मेरे होश उड़ गए। मैं वापस सीढ़ी की तरफ भाग पड़ा। वहां कोई मुझे उतरता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। मैं भागकर कमरे में पहुंचा। वहां भी कोई नहीं था। सब कुछ वैसे ही था जैसे मैं छोड़ कर गया था। डेस्क पर रखे हुए कागज भी वैसे ही थे जिन पर मैं कॉपी कर रहा था, लेकिन केवल वही कागज, नेवल ट्रीटी के ओरिजिनल पेपर्स, वहां से गायब थे। होम्स अपने दिमाग पर जोर डालकर कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। ओह, लेकिन तुमने सीढ़ी पर से तो किसी को उतरते हुए देखा ही नहीं, जबकि ऑफिस तक जाने का एकमात्र रास्ता तुमने बताया कि वहीं से था। हाँ, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि चोर अगर मेरे रूम में घुसा था तो आखिर वो सीढ़ियों पर मुझे मिला क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारी जानकारी में आए बिना कोई पहले से कॉरिडोर में छुपा हुआ था? तुमने बताया था कि कॉरिडोर में लाइट बहुत मध्यम थी। ऐसा नहीं हो सकता। कॉरिडोर में छुपने की ऐसी कोई जगह नहीं है। खैर, आगे क्या हुआ? ऑफिस बॉय भी मेरे पीछे ही आ गया। हमने चार्ल्स स्ट्रीट की तरफ जाती सीढ़ियों का मुआयना किया। एग्जिट डोर बंद था, लेकिन दरवाजे का लॉक खुला था। हम उस दरवाजे को खोलकर बाहर आए कि शायद कोई दिख जाए, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैंने समय देखा, 10 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। सड़क पर ट्रैफिक आ जा रहा था। वहीं हमने एक पुलिस वाले को खड़े देखा। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। मैंने उससे पूछा, मेरे ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण कागजों की चोरी हुई है। क्या तुमने यहां से किसी को भागते हुए देखा है? मैं यहां पौना घंटा से खड़ा हूं। मैंने यहां से किसी आदमी को जाते हुए नहीं देखा। हाँ, एक लंबे कद की अधेड़ औरत जरूर इधर से निकली थी, जिसने एक शाल पहना हुआ था। वो जल्दी में जरूर थी, लेकिन उस पर किसी प्रकार के शक का कोई आधार मेरे पास नहीं था जो मैं उसे रोकता। क्या वह चोर हो सकती है? ओह, वो मेरी पत्नी होगी। ताजी है उसका नाम। थोड़ी देर पहले ही गई थी। उसे गए हुए कितनी देर हुई? कुछ मिनट, 5 मिनट। हाँ, इससे ज्यादा भी नहीं हुए होंगे। वो किस तरफ गई है? साहब, आप मेरी पत्नी पर शक कर रहे हैं? तुम चुप रहो। मुझे बताओ, तुम कहाँ रहते हो? आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं साहब। वो ऐसा नहीं कर सकती। ये मुझे सोचने दो। तुम मुझे अपने घर ले चलो।
इसी समय मुझे किसी पर एतबार नहीं था। ये ऐसा मामला था कि हो भी नहीं सकता था। मैं गली के आखिर में रहता हूं, 16 आईवी लेन। मैं उस पुलिस वाले को साथ लेकर वहां उसके घर गया। उसकी पत्नी घर पर ही थी, लेकिन वहां पूरे घर की तलाश में वो कागजात कहीं नहीं मिले। इसके बाद हम वापस ऑफिस आ गए। मैंने सीढ़ियों के आसपास देखा कि वहां से शायद किसी के आने जाने का कोई सुराग हाथ लगे। मेरे हाथ खाली ही रहे। मैंने ध्यान से फर्श को देखा। फर्श क्रीमी लिनोलियम का बना था। यदि उस पर किसी के जूतों के निशान बनते तो वे साफ दिखाई पड़ते, पर वहां ऐसा कुछ नहीं था। अब मेरी टेंशन बढ़ने लगी। किसी अनिष्ट की आशंका से मेरे शरीर में कंपकंपी होने लगी। उस रात बारिश कब से हो रही थी? शर्लॉक ने प्रश्न किया। लगभग 7 बजे से। लगभग 7 बजे से? फिर ये कैसे हो सकता है कि वो औरत बारिश में चलकर कमरे में आती और उसके कीचड़ से भरे जूतों के निशान भी फर्श पर न बनते? हाँ, ये सवाल उस समय मेरे भी दिमाग में आया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऊपर ऑफिस में किसी को भी जूते पहनकर आने की इजाजत नहीं है। जो भी वहां आना चाहता है वो जूते या चप्पल नीचे ऑफिस बॉय के कमरे में उतारकर वहां से फिर साफ चप्पलें पहनकर ही ऊपर आता है। फिर तुमने क्या किया? मैंने वापस कमरे में जाकर देखा कि कहीं कोई गुप्त द्वार तो नहीं है कमरे से बाहर आने जाने के लिए। खिड़की तो जमीन से 30 फीट ऊंची थी। वहां से कोई अंदर कैसे आ सकता था? मैं समझ गया कि जो भी आया है वो मेन दरवाजे से ही अंदर आया है। मगर कौन? वो कौन था? मेरी खोपड़ी झंझनाने लगी थी। कमरे को गर्म करने के लिए फायर प्लेस भी तो रहा होगा। क्या पता वहां से चोर भीतर घुस आया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि यदि कोई चोर वहां चोरी के इरादे से आया भी था तो उसने बेल क्यों बजाई। ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी खलबली मचा रहा है। क्या वहां ऑफिस में किसी सिगार की गंध इत्यादि तो नहीं थी? अक्सर ऐसे क्लू पर ध्यान नहीं दिया जाता, पर ऐसे में इस तरह के क्लू बहुत मायने रखते हैं। नहीं, मुझे ऐसी कोई स्मेल महसूस नहीं हुई। वैसे भी मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो मुझे इस बारे में कोई खास आइडिया भी नहीं है। इसके बाद तुमने क्या किया? मैं सब तरफ से निराश होने लगा। स्कॉटलैंड पुलिस की जांच में भी कुछ हासिल न हुआ। इंस्पेक्टर फॉर्ब्स इस केस की तहकीकात के लिए आए थे। उन्हें मिसेस तंजी पर शक था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न था। नहीं, उसके पास चोरी गए कागजात मिले थे। पहली बार मुझे मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। इतने महत्वपूर्ण कागज खो गए थे। मैं क्यों कॉफी लेने नीचे गया, जबकि मुझे उन कागजों की इंपॉर्टेंस के बारे में अंकल ने पहले ही बता दिया था। ये मेरी लापरवाही थी, गौर लापरवाही। भय एक ऐसा फैक्टर है जिसका असर पूरे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं अपनी और अंकल की रेपुटेशन के बारे में सोचने लगा। हम दोनों भारी मुसीबत में पड़ सकते थे। ये नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न था। इस बारे में सोच सोचकर मेरी गर्दन शर्म से झुकी जा रही थी। मैंने बाकी पेपर्स को लिया और वापस अपने घर को लौट पड़ा। मेरा एक एक कदम ऐसे उठ रहा था जैसे एक एक मन का हो चुका था। मुझे चक्कर आने लगे। मैं होश खोने लगा। उसी ट्रेन से जा रहे मेरे एक पड़ोसी डॉक्टर फेरियर ने मुझे संभाला और मुझे घर तक पहुंचाने के लिए जो मदद कर सकता था उसने की। मैं बेहोश हो चुका था। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को यहां पाया, इस रूम में, एनी के घर में। एनी के कहने पर हैरिसन मुझे यहां ले आया था। तब से एनी मेरी देखरेख में लगी है। ये एक क्षण के लिए भी इस कमरे को छोड़कर कहीं नहीं गई। मैं समझता हूं कि ऐसे में एनी न होती तो मैं शायद जिंदा न बचा होता। इसने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया। फिर जब मैंने अपने होश को थोड़ा दुरुस्त किया तो मुझे तुम्हारी याद आई, डॉक्टर वॉटसन। मैंने तुम्हारे दोस्त शर्लॉक होम्स के बारे में सुन रखा था। मुझे लगा कि अब तुम ही मुझे बचा सकते हो। तुम लोग
मेरी आखिरी उम्मीद हो। यदि नेवल ट्रीटी पेपर्स मुझे नहीं मिले तो मैं सचमुच नहीं बचूंगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। क्या तुम्हारे अंकल को इस बारे में खबर लग चुकी है? हाँ, उन्हें पता लग चुका है। उन्होंने एक पत्र में मुझसे कहा है कि इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं जानता हूं कि वो कीमत भारी होगी। मेरी नौकरी जा सकती है। मुझ पर विभाग कानूनी कार्यवाही कर सकता है। मैं तुमने इतने अच्छे ढंग से सारी घटना को बयान किया है मिस्टर पर्सी कि मेरे पास शायद तुमसे पूछने को कोई सवाल नहीं बचा है। एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि क्या तुमने उस स्पेशल टास्क के बारे में किसी दूसरे से भी जिक्र किया था? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा अपने ऑफिस बॉय के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो पुराना नौकर है। गोल्ड स्ट्रीम कंपनी से उसे प्लेस किया गया था। उस पर मैं शक नहीं कर सकता। वैसे भी जब मैं कमरे से निकलकर नीचे पहुंचा तो वो सो रहा था। ओके मिस्टर पर्सी, शेष सूचनाएं मैं इंस्पेक्टर फॉब से ले लूंगा। वैसे बड़े ही खूबसूरत गुलाब है। गुलाबों की खुशबू वाकई मूड फ्रेश कर देने के लिए काफी है। शर्लाक गुलाब को छूकर देखने लगा। मैंने देखा कि शर्लाक की उस हरकत ने पर्सी को और हताश कर दिया था, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसी संकट की घड़ी में भी शर्लाक केस के पॉइंट्स के बारे में बात ना करके गुलाब की खुशबू के बारे में बातें करेगा। पता नहीं वो शर्लाक के बारे में क्या राय बना रहा होगा। गुलाबों का रंग, इसकी खुशबू, इसकी खूबसूरती, इसके प्रति श्रद्धा, सब कुछ अनोखा है। लोग इन्हें गेट वेल सून के लिए भी देते हैं, विश करने के लिए भी देते हैं, कमरे की सजावट के लिए भी देते हैं। ये फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। ये फूल तो उनकी डाली से तोड़ लिए गए हैं, फिर भी खिले हुए हैं। मिस्टर पर्सी, ये फूल प्रेरणा है, आशा की उम्मीद है। आशाएं हैं तो जीवन है, और जीवन है तो सब कुछ है। मैं समझता हूं कि जीवन में हमें आशाएं नहीं खोनी चाहिए। होम्स के उस खूबसूरत विश्लेषण पर पर्सी और उसकी पत्नी एनी हक्के बक्के होकर उसका मुंह ताकने लगे थे। मैं भी अनायास ही मुस्कुरा पड़ा था। मैं जानता था कि उसकी बातों से पर्सी की खोई हुई हिम्मत को थोड़ा सहारा मिला होगा। केस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि मैं इस केस की तहकीकात करके इसकी तह तक जाऊंगा। क्या आपको किसी पर शक हो रहा है? एनी ने पूछा। हाँ, हो रहा है। किस पर? कौन है वो? कौन हो सकता है? शायद वह मैं हूं। क्या मतलब? मिसेज एनी हैरिसन, मैं किसी भी निष्कर्ष पर बिना किसी सबूत के नहीं पहुंच जाता। जब तक मेरे हाथ में किसी के विरुद्ध कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो मैं किसी सस्पेक्ट का नाम जाहिर नहीं कर सकता। वैसे भी एक दिन में कोई परिणाम निकाल लेना मेरे हाथ और मेरे वश में नहीं। तो फिर लंदन जाओ और घर पर जाकर रेस्ट करो। वो थोड़ा चिढ़कर बोली थी। वाटसन, मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने दोस्त को बता दो कि वो झूठी आशाएं न बांधे। मैं कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन केस वाकई बहुत उलझा हुआ है। दोनों उठकर चले गए। मिस्टर हैरिसन उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया। दोनों ट्रेन पर सवार हो गए। शर्लाक काफी देर तक चुप रहने के बाद बोला, आखिर किसे इस चोरी में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? कौन उन पेपर्स का फायदा उठाना चाहता है? वो कोई रशियन राजदूत है, कोई फ्रेंच है, या फिर खुद पर्सी का अंकल लॉर्ड होल्डहर्स्ट? फिलहाल हम अखबारों में एक विज्ञापन देंगे। विज्ञापन का मैटर ये होगा, 1923 मई की रात को 9 बजे चार्ल्स स्ट्रीट की तरफ से विदेश मंत्रालय के ऑफिस के दरवाजे पर रुकने वाली कैब का नंबर जो भी बताएगा उसे 10 पाउंड का इनाम दिया जाएगा। आकर मिले 22B बेकर स्ट्रीट। कमाल है, क्या चोर कैब में चोरी करने आया होगा? नहीं भी आया होगा तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि फेल्प्स के अनुसार उसने किसी को बाहर आते जाते नहीं देखा था। हो सकता है कि कोई बाहर से ही आया हो और चोरी के बाद
तेजी से कैब में बैठकर निकल गया हो। यदि फर्श पर किसी के कीचड़ सने या गीले जूतों के निशान नहीं मिले हैं, तो हो सकता है कि वो कैब में ही आया हो और ठीक दरवाजे पर उतरने के बाद सीधा ही अंदर चला गया हो, बिना भीगे हुए। मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मैं उस बेल के बारे में भी सोच रहा हूं जो उस समय अचानक बजाई गई। आखिर चोर ने कॉल बेल क्यों बजाई होगी? हो सकता है वो गलती से बज गई हो। शायद वे स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर फॉब से मिलने पहुंचे थे। उसने बताया तंजी और उसके पति को, जो उस ऑफिस का ऑफिस बॉय भी है, इस केस में पकड़ा गया था। लेकिन इस मामले में ऑफिस बॉय का कोई लेना देना नहीं है। हमें उसकी बीवी पर शक है। वो कुछ बुरी आदतों की शिकार है। वो शराब का भी सेवन करती है। मुझे लगता है कि वो कुछ जानती है। इस बारे में आपने उससे पूछा कि वो उस रात जल्दी में क्यों थी? हाँ, पूछा था। उस दिन बारिश थी। वो जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। हमने कर्क गोरोर से भी पूछताछ की, जो उस रात देर तक काम कर रहा था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद हम दोनों पर्सी के अंकल होल्ड हर्स्ट से भी मिले, लेकिन वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं लगा। अगले दिन हम दोनों वापस पर्सी के पास पहुंचे। पर्सी ने बताया कि 2 महीनों में आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो अपने कमरे में अकेला था। एनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। उसने एक और विशेष बात बताई। उसकी नींद किसी खटके से खुल गई थी। उसने उठकर देखा तो साथ वाले कमरे की लॉन की तरफ वाली खिड़की पर उसे एक साया दिखा। उसके हाथ में चाकू जैसी कोई चीज थी। वो बाहर से उस कमरे की खिड़की के शीशे को उठाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो अंदर आना चाहता था। मैंने उस कमरे में जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ही शायद वो घबराकर वापस कूद गया और अस्तबल की तरफ भाग गया। मैं नहीं समझ सका कि वो कौन था और घर में कैसे घुसा। मैंने इस बारे में सुबह किसी से कुछ नहीं कहा। आप बीमारी की इस हालत में हैं, फिर आज रात अकेले भी थे। ऐसे में कोई भ्रम हो जाना बड़ी बात नहीं। आप श्योर हैं कि वो कोई साया ही था? इस बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूं। क्या वो कोई चोर होगा? हमें देखना होगा। हम दोनों बाहर आ गए। बाहर मिस्टर जोसेफ हैरिसन मिले। शर्लॉक ने उन्हें रात वाली घटना बताई। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फेल्प्स के कमरे में जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। वहां जाने के लिए उसे लगभग 7 कमरों से गुजर कर जाना पड़ता है। यानी एक कमरे से ही दूसरे कमरे में जाने का रास्ता है। ओह, हमने देखा कि उस कमरे की खिड़की अधिक ऊंचाई पर नहीं थी। शर्लॉक ने वहां किसी के जूतों के निशान होने की बात मुझे बताई। खिड़की को शटर की तरह ऊपर करके खोला जा सकता था। वो कुछ इंच ऊपर थी। उसे खोलने की चेष्टा की गई थी। यानी ये बात सच थी कि रात को कोई साया वहां से पर्सी के ठीक पहले वाले कमरे में जाने की चेष्टा कर रहा था। इसके बाद शर्लॉक ने पर्सी को आगाह किया कि वो आज की रात भी कमरे में अकेला ही रहने की पूरी चेष्टा करे। चोर अक्सर घर की रेकी करके ही घर में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। क्या घर में कोई ऐसी कीमती चीज है जिसके बारे में किसी घर में आने जाने वाले बाहर के आदमी को पता हो? कोई गोल्ड ज्वेलरी या कोई और ऐसी चीज जिसे घर का कोई सदस्य पहनता हो? इस घर में ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है, पर्सी ने जवाब दिया। उसी रात सवाल यह है कि यदि वो चोर था तो आसान टारगेट वाले पहले 6 खाली कमरों को छोड़कर घर के पिछवाड़े के लॉन से 7 कमरों का इतना फासला तय करके उसी कमरे में क्यों घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके अगले ही कमरे में कोई आदमी मौजूद था? चोर को तो पीछे वाले खाली रूम को ही टारगेट करना चाहिए था। हमें आज की रात बहुत सावधानी से फिर से उसी खिड़की पर निगाह रखनी होगी। क्या वो फिर से आएगा? रात पर्सी की नींद खुल जाने से वो भाग गया था। यदि वह एक साधारण चोर है तो नहीं आएगा, लेकिन यदि उसका मकसद कुछ और है
जो कि जाहिर है कि वो पूरा नहीं हुआ है, तो यकीनन वो फिर आएगा। होम्स के साथ मैं भी तैयार था। हम लोग अस्तबल में छुप गए थे। वहां से हम उस खिड़की पर नजर रख सकते थे जो पर्सी के पहले वाले कमरे में खुलती थी। आधी रात के बाद उन्हें कोई आहट सुनाई दी। खिड़की पर फिर से एक साया देखकर वे चौंक पड़े। साया खिड़की के शीशे को शटर की तरह ऊपर करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने इरादे में सफल हुआ। खिड़की में कोई ग्रिल न होने के कारण वो आसानी से उसमें भीतर चला गया। होम्स ने देर करना उचित नहीं समझा। खिड़की अभी भी खुली हुई थी। वो स्वयं वाटसन को बाहर ही रुकने को कहकर और किसी को भी वापस बाहर आते देखकर उसे न पकड़ने की चेतावनी देकर उसी खिड़की से भीतर सरक गया। साया कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। पर्सी उससे सटे हुए अगले ही कमरे में अपने बिस्तर पर अकेला सोया पड़ा था। कमरे में और कोई नहीं था। साया एक सोफेनुमा कुर्सी के निकट पहुंचा। इसी पल उसके हाथ में कुछ चमका। वो चाकू था। उसने उस कुर्सी को पलट दिया। कुर्सी का नीचे की तरफ वाला हिस्सा जो कुर्सी पलट देने से अब ऊपर की तरफ आ गया था, उसे उसने चाकू से चीर दिया। चाकू शायद वह इसी उद्देश्य से साथ लाया था। उसने उस चीरे हुए हिस्से से कुछ निकाला। उसके हाथ में कुछ कागजों का पुलिंदा था। बाज के समान शर्लॉक उस पर झपट पड़ा। साया बुरी तरह से घबरा गया। उसके हाथ से वो पुलिंदा गिर पड़ा। किनारों को रोकते हुए भी चाकू उसकी हथेली पर लग गया। हथेली घायल हो गई। चोर उसे धक्का देकर उसी खिड़की से निकलकर भाग गया। शर्लॉक जानता था कि बाहर वाटसन है, लेकिन शर्लॉक के आदेश के अनुसार उसने उस साय को रोकने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी ही देर में खुद शर्लॉक भी बाहर निकला। उसे देखते ही वाटसन उसके निकट आ गया। कौन था वो? और ओह, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। हाँ, मुझे बैंडेज की जरूरत है। इसके बाद हम अपने कमरे में आ गए। मैंने शर्लॉक की हथेली पर बैंडेज बांध दी। अंदर हुआ क्या था? इस प्रश्न पर शर्लॉक ने सुबह की प्रतीक्षा करने को कहा। अगले दिन पर्सी उसके हाथ पर पट्टी बंधे देखकर चौंक पड़ा था। शर्लॉक ने उसे रिलैक्स रहने को कहा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी तबीयत रह रहकर खराब हो जाती थी। शर्लॉक की तरफ से उसे अभी तक कोई गुड न्यूज नहीं मिली थी। इसी से उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। पर्सी, मैं समझता हूं कि तुम्हें एनी के साथ लंदन, मेरे घर बेकर्स स्ट्रीट आना होगा। लंदन? हाँ, मेरी कुछ इन्वेस्टिगेशन अधूरी है जो लंदन जाकर पूरी होगी। तो हम कल नाश्ते की टेबल पर मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आओ। पर्सी, यदि आना जरूरी है तो मैं इन्हें लाने का वादा करती हूं, एनी ने कहा। अगले दिन पर्सी और एनी बेकर स्ट्रीट पहुंचे। होम्स और मैं पहले से ही नाश्ते की टेबल पर जमे हुए थे। पर्सी डिप्रेसिव हालत में वहां आ गया था। मिसेस हडसन नाश्ते की प्लेट सजाकर चली गई। सभी प्लेट्स ढकी हुई थी। उनमें से चिकन इत्यादि मसालों की खुशबू आ रही थी। शर्लॉक ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर पर्सी, मेरे ख्याल में अब नाश्ता शुरू किया जाए। लेकिन क्या हम यहां? हाँ, तुम हमारे मेहमान हो। नाश्ता जरूरी है, क्योंकि यदि तुम नाश्ता नहीं करोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी कैसे होगी? प्लेट के ऊपर से ढक्कन हटाओ, हटाओ। तुमने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया है, वाटसन ने कहा। पर्सी ने अन्य ढंग से प्लेट का ढक्कन हटाया। नीचे किसी डिश की जगह कुछ कागजों का रोल। देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। एनी ने भी हैरानी से उन कागजों को देखा। ये क्या है? उठाकर देखो, शर्लॉक ने कहा। पर्सी ने उन कागजों के रोल को खोलकर देखा और इसी पल उसकी बांछें खिल गई। वो खुशी से जैसे नाच ही उठा। ओ माय गॉड, ये तो नेवल ट्रीटी है।
ये तुम्हें कहाँ मिली? ओ गॉड, आखिर तुमने इसे ढूंढ ही लिया। उफ, उसकी बुझी हुई आंखों में जिंदगी की चमक जैसे लौट आई थी। वहां बहुत चकित हो उठा था। शर्लॉक और मैं नाश्ते को प्लेट्स में डाल रहे थे। ये कैसे हुआ? कौन है वो चोर? कौन ले गया था इसे? और आखिर तुमने इसे कहां पाया? चोर बाहर का नहीं है, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जोसेफ हैरिसन है। जोसेफ हैरिसन? ओ नहीं, ये कैसे हो सकता है? एनी ने भी अविश्वास भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा। हाँ, ट्रीटी का चोर तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जोसेफ ही है, एनी का भाई। हमें ये कागजात उसी के पास से मिले हैं। वो कल रात इसे उस कमरे से चुराने आया था जो तुम्हारे कमरे से ठीक पहले पड़ता है। तुमने ही बताया था ना कि एक रात पहले ही तुमने भी एक साए को उस कमरे की खिड़की पर मंडराते हुए देखा था, भीतर घुसने की कोशिश करते हुए। हाँ, वो कोई और नहीं, मिस्टर हैरिसन ही थे। लेकिन तुमने कैसे जाना कि ट्रीटी का चोर वही है? एनी ने भौंचक्के होकर कहा। सच्चाई यह है कि मिस्टर हैरिसन चार्ल्स स्ट्रीट की तरफ से ऑफिस में आए, इसलिए तुम्हें सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए। वो उस समय आया जब तुम नीचे ऑफिस बॉय के पास गए थे। वो ये जानने आया था कि तुम 10 बजे स्टेशन क्यों नहीं पहुंचे थे, किंतु तुम्हें अपने ऑफिस में ना देखकर उसने बेल बजाकर ऑफिस बॉय को बुलाना चाहा ताकि वो जान सके कि तुम कहां थे। लेकिन ठीक उसी समय उसकी निगाहें ट्रीटी पर पड़ गई। उसे लगा जैसे खजाना हाथ लग गया हो। उसने एक पल की भी देर नहीं की। वो उन कागजों की कीमत जानता था। उसने तुरंत उन कागजों को समेटा। वो जानता था कि उसने बेल बजा दी है तो कोई ना कोई आता ही होगा ऊपर। एक क्षण भी व्यर्थ ना करते हुए वो वहां से भाग निकला। लेकिन इतने महत्वपूर्ण कागजों को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना जरूरी था। उसने घर आकर कागजों को एक कमरे में छुपा दिया। लेकिन बदकिस्मती से यह कमरा उस कमरे से बिल्कुल सटा था जहां एनी बीमारी के कारण पर्सी फेल्प्स को भी ले आई थी। पर्सी की हालत नाजुक थी। उसने एक मिनट के लिए भी एनी को अपने से अलग नहीं किया। हर समय कोई ना कोई उस कमरे में रहता था। पर्सी की हालत के कारण एनी दिन रात जागती थी। इस कारण हैरिसन उन कागजों को छुपाई हुई अपनी जगह से बाहर ना निकाल पाया। लेकिन हमारे आ जाने से उसे कागजों के पकड़े जाने का डर हुआ। वो रिस्क लेकर भी उन्हें वहां से बाहर निकाल लेना चाहता था। उस रात उसे मौका मिला। वो रात को कागजात लेने आया, लेकिन पर्सी की नींद खुल जाने से उसे भागना पड़ा। अगले दिन मैंने उसे दबोच लिया। वो हालांकि वहां से भाग निकला। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया था, लेकिन कागजों को देखने के बाद अब तक मैं उसे पहचान चुका था। लेकिन तुम्हें हैरिसन पर शक कैसे हुआ? तुमने कैसे उसे पहचान लिया? तुम्हारे मुंह से एक ब्रिलियंट कहानी सुनने के बाद मैं यही सोच रहा था कि वहां आने का मौका किसके पास था। ऑफिस बॉय और उसकी पत्नी पर मेरा शक नहीं था। कोई भी उम्रदराज औरत कागज चुराकर इतनी तेजी के साथ वहां से नहीं निकल सकती थी। तब मेरा शक गया हैरिसन पर, जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो तुम्हारे साथ 10 बजे की ट्रेन से जाने वाला था। सवाल ये उठा कि जब वो जाने वाला था तो तुम्हें ना आया देखकर वो ये जानने क्यों नहीं आया कि तुम क्यों नहीं आए, जबकि हकीकत ये थी कि वो आया था तुम्हारे ऑफिस में आने के बाद। बाकी सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कि मैंने बताया। वो आया, कागज चुराए और चला गया। बस इतनी सी कहानी है। तुम्हारे डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं चाहता था कि तुम उस कमरे से बाहर निकलो, इसलिए मैंने तुम्हें बेकर स्ट्रीट आने के लिए कहा। अब तुम चैन से नाश्ता कर सकते हो। मैं सोच भी नहीं सकता था
कि हैरिसन ही वो चोर होगा। वो उन कागजों को बेचकर उससे मोटा पैसा कमाने के फेर में था। अब मुझे हैरिसन का क्या करना चाहिए? एनी ने उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारे फैसले पर निर्भर करता है, शर्लॉक ने कहा। और इसके बाद हम दोनों नाश्ता करने लगे। मैं उसे जेल तो नहीं भिजवा सकता, लेकिन मैं उससे अब कोई संबंध भी नहीं रखूंगा। एनी उसके इस निर्णय से खुश थी। सचमुच हैरिसन ने जो किया था, उसके बाद पर्सी का निर्णय एनी के रिश्ते के अनुसार न्यायपूर्ण था। एनी ने उसे एक्सेप्ट किया था। आप सुन रहे थे शर्लॉक होल्म्स द नवल ट्रीटी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।